आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 को डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल पेपर है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें बच्चों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगी तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। और अभी तक आपका हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का हो चुका है और अभी आपका सब्जेक्टिव का कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इलेक्टिव का आपका और कोर का ऑब्जेक्टिव का हो चुका है। कुछ देर बाद आपका सब्जेक्टिव का भी अपलोड कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के मॉडल पेपर का सोल्यूशन हो चुका है। अगर आपने ये सब नहीं देखा है बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी कुछ देर के बाद आपका इंग्लिश कोर के सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर का सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। इंग्लिश कोर का आपका ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो ये सब अगर ये सब सब्जेक्ट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, इसके PDF को आप लोग कहां से डाउनलोड करेंगे उसके बारे में वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को। लेकिन यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। देखिए टोटल क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए खंड क में आपका 7 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेंगे जो आपका 2-2 नंबर का रहेगा। और ये 7 में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का आपका टोटल रहेगा। उसके बाद देखिए खंड ख में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न लेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3-3 नंबर का मिलेगा और यहाँ भी आपका 7 प्रश्न रहेगा। 7 में से कोई 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उसके बाद देखिए खंड ग में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 55 नंबर का रहेगा और टोटल आपका 5 प्रश्न रहेगा। इनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है जो आप लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपको एग्जाम में जो अच्छा लगे आप लोग उस प्रकार से लिखिएगा जो आप लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपका लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है बच्चों आपका 15 नंबर का हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि मंदिर के विशाल मुख्य प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में गोपुरम के नाम से जाना जाता है। यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। देखिए मतलब मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? गोपुरम नाम से जाना जाता है। तो इसका इमेज आप लोग यहाँ पे बगल में देख पा रहे होंगे बच्चों, यही आपका क्या है? गोपुरम है। आप लोग इतना ही लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आयनगार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयनगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को यानी कि प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों यानी कि 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस पर 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? अयनगार कहा जाता था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो गांव में शासन करने के लिए जो 12 लोगों की समूह होती थी बच्चों, 12 लोगों को जो नियुक्त किया जाता था उसी समूह को क्या कहा जाता था? तो अयनगार व्यवस्था कहा जाता था, अयनगार कहा जाता था, ठीक है। और ये जो पद होता था आपका, ये क्या होता था? आनुवांशिक होता था। और इन्हें जो वेतन मिलता था बच्चों, इसे वेतन के बदले क्या मिलता था? कर मुक्त भूमि, यानी कि ऐसा भूमि मिलता था जिस पर टैक्स नहीं लगता था वेतन के बदले, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब और कहां पे हुआ था। तो देखिए बच्चों, अकबर का जन्म आपका 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहां पे? उमरकोट में हुआ था। उमरकोट में कहां पे हुआ था? तो राजा वीर सल के महल में हुआ था बच्चों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये उमरकोट कहाँ है? तो जो सिंध प्रांत है ना, सिंध प्रांत आज का पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वहीं पे आपका उमरकोट है, ठीक है। वहीं पे अकबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी आप लोग 4 लिख दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, ठीक है, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कि हमने यहाँ पे आपका 5-6 लिख दिया है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी आप लोग 4 लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो ये दांडी जो आपका है बच्चों, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगर पूछे कि दांडी गुजरात राज्य के कौन से जिला में स्थित है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। ये आपका कौन से जिला में स्थित है? नवासारी जिला में। कौन से जिला में? नवासारी जिला में स्थित है बच्चों। ठीक है, दांडी आपका किस लिए फेमस है आप लोगों को मालूम है ना? जब महात्मा गांधी ने नमक कर के खिलाफ आंदोलन किया था बच्चों, तो वहां से देखिए साबरमती से लेकर के दांडी तक यात्रा किया था, इस वजह से आपका दांडी फेमस है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो लोथल आपका हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे है बच्चों। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल था और ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं और हड़प्पा सभ्यता के 2-3 स्थान बता देता हूँ जो कौन कौन से नदी के किनारे है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है बच्चों? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में, 3 में से एक बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे भीमराव अंबेडकर, इसका सही उत्तर हो। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आपका खंड ख है बच्चों, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 7 है। 7 में से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का है। तो हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपका कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि मौर्यकाल के इतिहास के बारे में हम लोगों को कौन कौन से स्रोतों से पता चलता है, उसके बारे में यहाँ पे संक्षेप में लिखना है। तो देखिए बच्चों, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। पहला विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है बच्चों, वहाँ से हमें विवरण मिलता है। देखिए मौर्यकालीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व आर्थिक अवस्था में महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। देखिए आपका जो मेगास्थनीज था बच्चों, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकोटर का राजदूत बनकर के आया था। उसी समय उन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, इसी से हमें क्या मिलती है? मौर्यकाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारियां मिलती है। दूसरा जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे कौटिल्य की अर्थशास्त्र तत्कालीन भारत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिसमें मौर्यों के बारे में पता चलता है। उसके बाद तीसरा जो हमें स्रोत है बच्चों, वो है विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। देखिए इस प्रमुख ग्रंथ में नंद वंश के का चंद्रगुप्त द्वारा नाश का वर्णन है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद को हराने, उसको मतलब उखाड़ करके फेंकने का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए हमें चौथी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कि जैन और बौद्ध साहित्य से। देखिए बच्चों, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के इतिहास में तत्कालीन समाज व राजनीतिक आदि की जानकारी दिया है, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए अगला है आपका कि अशोक का शिलालेख। भारत में सबसे पहले शिलालेख लिखने की प्रक्रिया यानी कि प्रथा किसने चालू किया था? तो अशोक ने चालू किया था। देखिए अशोक का जो शिलालेख है बच्चों, स्थान स्थान पर लगे अशोक के शिलालेख से मौर्यकालीन प्रशासन के धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था आदि पर प्रकाश पड़ता है और इससे हमें मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियों जिनमें की पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अधीम पिटक में किया। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक किससे कहा जाता है?
और इसका अर्थ क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियां जिनमें से पुस्तक रखी जाती है। और ये त्रिपिटक 3 पिटक जो आपका है, सूत पिटक, विनय पिटक और अधीन पिटक मिला करके बना हुआ है। देखिए सूत पिटक में आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं, विनय पिटक में आपका बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियमन मिलते हैं, वहीं अधीन पिटक में आपका बुद्ध का दर्शन मिलता है बच्चों। और जो इन तीनों पिटक को ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिपिटिकाचार्य कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखिए। जो 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसके क्या क्या कारण थे वो लिखना है। तो देखिए बच्चों, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या कारण था, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। देखिए क्या किया था, देखिए दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक हुआ था जिसमें पारित किया गया था आपका नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उसे अस्वीकार किया था, यानी कि खारिज कर दिया था। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिससे भारत में संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग समाप्त होती दिखाई, जिस कारण से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। दूसरा कारण है आपका अत्यधिक आर्थिक मंदी। ठीक है, देखिए उस समय क्या हुआ था, उस समय भारत बहुत ही अधिक आर्थिक मंदी की चपेट में था, जिससे मजदूरों तथा कृषकों की आर्थिक दशा नियंत्रण सोचनीय हो जा रही थी, यानी कि ये सोचने लायक हो गया था। इस प्रकार से दशा हो गई थी, लेकिन इस पर ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं दे रहा था, और ये कारण आपका है ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा कारण है आपका बारडोली में सफल सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही कारण लिखना है, मैंने तीसरा भी लिख दिया है। अगर 3 नंबर में आता है, भले 5 नंबर में आता है, तो आप लोग 3 कारण लिख दीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए मुगल काल आपका कहां से कहां तक चलता है, बाबर से लेकर के आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय तक चलता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या क्या विशेषता थी उसके चित्रकला की, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर एवं जहांगीर को चित्रकला में विशेष रुचि थी। जहांगीर काल तो चित्रकला अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंच गया था, अपने शिखर पर पहुंच गया था। सबसे ज़्यादा विकास जहांगीर के काल में ही चित्रकला का हुआ था। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है आपका कि हुमायूं फारस से अपने साथ 2 चित्रकार मीर सैयद और ख्वाजा अब्दुल समद को लाया था। अकबर ने काबुल में चित्रकला सीखी। ठीक है, तो ये हुमायूं और आपका अकबर के बारे में हो गया दूसरा विशेषता। तीसरा जो इस तरह से देखिए पॉइंट बना के आप लिखते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट है आपका कि जहांगीर के हिराती चित्रकार अकारिजा ने के नेतृत्व में एक चित्रशाला आगरा में आरंभ की गई। अकबर मात्र अपने चित्र बनवाता था तथा मगर जहांगीर अपने चित्रों के अलावा शाही परिवारों के सदस्यों की उच्च अधिकारियों के छवि चित्र भी बनवाए। उन्होंने क्या करते थे, जो अकबर अपना चित्र सिर्फ बनवाता था, लेकिन जो जहांगीर था बच्चों अपने उच्च अधिकारियों के छवि चित्र यानी कि उसके चित्र को भी बनवाते थे। विशन दास, मुराद, मंसूर, मनोहर, गोवर्धन आदि जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मसूर जो आपका था वो पशु पक्षियों एवं फूलों का चित्र बनाए, यानी कि वो फूलों का, पशु पक्षियों और फूलों का चित्र बनाते थे। चौथा जो विशेषता है 3 नंबर का है, तो 3 ही लिखिएगा फिर भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चौथा लिख दिया हूँ। देखिए कि जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था कि वह चित्र देख करके बता सकता था कि इस चित्र को कौन सा भाग, किस चित्र का कौन सा भाग कौन से चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। यानी कि एक चित्र अगर आप बनाते हैं, एक आदमी बनाते हैं, अगर उसका नाक कोई दूसरा चित्रकार बनाता है, आंख कोई दूसरा चित्रकार बनाता है, तो ये वो देख करके बता देता कि नाक कौन से चित्रकार बनाया है, आंख कौन सा चित्रकार बनाया है। इतना बड़ा वो पारखी था। उसके बाद देखिए शाहजहां के काल। शाहजहां के काल में चित्र के चरमदार रंगों का प्रयोग में होने लगा। परिणाम स्वरूप चित्रों में सजीवता की कमी आई। इसके समय मीर हासिफ अनूप प्रमुख चित्रकार थे। औरंगजेब के समय चित्रकला का क्या हुआ, पतन हो गया। तो ये था आपका ये मुगल कालीन चित्रकला की
विशेषताएं हैं बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दीन ये इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो अकबर के द्वारा दीन ये इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए बच्चों, दीन ये इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया एक नया धर्म था। ठीक है, जो एक समरूप धर्म था। समरूप धर्म का मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों को मिला करके हुआ, सभी धर्मों से कुछ कुछ लिया। जैसे हमारा संविधान क्या है, एक समरूप संविधान है। ये अमेरिका के संविधान से कुछ लिया है, कुछ आयरलैंड से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ रूस के संविधान से उठाया। ठीक उसी प्रकार से क्या किया अकबर ने, कुछ हिंदू धर्म से, कुछ बौद्ध धर्म से, कुछ इस्लाम धर्म से उठाया और सभी धर्मों को, मूल तत्वों को शामिल करके इसमें शामिल किया और एक नए धर्म को बनाया, नए नियम कानून को बनाया। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म के जो नियम कानून थे बच्चों उससे लिया गया था। इसके अलावा फारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। ठीक है, ज़्यादा अकबर ने इसका धर्म का प्रचार नहीं किया, इस वजह से इसमें ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। देखिए यह जो धर्म था आपका, यह धर्म मानने के लिए कोई बात नहीं, कोई बाध्य नहीं था। यहाँ पे बात नहीं, बाध्य था। ठीक है, बाध्य होगा, कोई बाध्य नहीं था। कोई भी लोग अपने इच्छा के अनुसार निर्भर था। उसको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। उसके बाद देखिए दीन ये इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? महेश दास। महेश दास मतलब बिरबल। बिरबल का ही ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये दीन ये इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में मुख्य स्रोतों के नाम लिखें। तो भारतीय इतिहास के अध्ययन करते हैं तो उसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं उसको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसके अध्ययन के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोतों के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है आपका विदेशी आत्रियों का के विवरण से स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या हुआ? साहित्य का मतलब हुआ जो आपका किताब में लिखा गया है। ठीक है, जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो किताब में लिखा गया है वो स्रोत आपका साहित्यिक स्रोत हो गया। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो पुरातत्व मतलब जमीन से खुदाई के द्वारा निकला विशेष स्रोत, जैसे अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, तो वे सब जो स्रोत है बच्चों वे आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। उसके बाद है विदेशी यात्री, मतलब प्राचीन काल में जो भी विदेशी यात्री भारत आए थे उसके द्वारा जो उसके अपने यात्रा वृत्तांत में जो उन्होंने अपनी बातों को लिखा, यहाँ के बातों को लिखा, उससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। तो यही है, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। साहित्यिक स्रोत में देखिए, साहित्यिक स्रोत में ब्रह्मांड साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद तथा अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक उपनिषद, वेदांत, स्मृति साहित्य एवं पुराण इत्यादि आते हैं। इससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलता है। जब और आपका बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक की कथाएं, दीपवंश, महावंश, महापद्मों एवं अंगुत्तर निकाय आदि से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। ठीक है, तो आगाम के जिसमें से उसका कितना अंग है? 12 अंग। ये 12 अंगों से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्य से भी हमें मिलती है। जो आपका महाकाव्य है महाभारत और ये रामायण, उससे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य से मिलती है, जैसे आपका मुद्रा राक्षस हो गया, पानी के दो, ठीक है, विशाखादत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस हो गया, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र हो गया, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी हो गया, पतंजलि की पुस्तक आपका महाभाष्य हो गया। इससे भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। वहीं आपका पुरातात्विक स्रोत, जैसे प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी प्रमाणिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के तहत शिलालेख, अभिलेख, गुहारलेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां आदि चित्रकला आते हैं, जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए तीसरा आपका है कि विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है उससे भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है एक कि किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो किताब उल हिंद विषय के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए किताब उल हिंद अल बुरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मौलिक रूप से
अरबी भाषा में लिखा गया है। बाद में यह विश्व की कई प्रमुख भाषाओं में भी अनुवादित किया गया, यानी कि अनुवादित किया, ट्रांसलेट किया गया। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म दर्शन, देखिए यहाँ पे थोड़ा जोड़ लीजिएगा कि जो भारतीय धर्म दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कमियां, रीति रिवाज, जो आपकी कुप्रथाएं थी आदि, सामाजिक जीवन की विधियों का विज्ञान आदि विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। भाषा की दृष्टि से लेखक ने इसे सरल एवं स्पष्ट बनाने का प्रयास किया हुआ है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए खंड ग में आपका देखिए टोटल 5 प्रश्न है। 5 में से किसी आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जो आप लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसको जितना ज़्यादा आप समझिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। 5 में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 55 नंबर का रहेगा, तो टोटल 15 नंबर का है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें, यानी कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, उसके क्या योगदान था, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, तो कम से कम 150 से लेकर के 160 वर्ड में आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो पहले आप लोग समझिए किस प्रकार से आप लोग लिखना है, ठीक है। अगर आप समझ जाते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है तो कोई भी दिक्कत आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं होने वाला है। अगर आप रटते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा से नहीं लिख पाइएगा, उतना याद नहीं कर पाइएगा 5 नंबर ये क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि 150 से 160 वर्ड में है, तो इसको समझना ही एक तरह से आसान है, ठीक है। तो देखिए पहले समझिए, सबसे पहले आपको ये लिखना है बच्चों कि जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहां पे किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो वहां से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक 1947 तक उनके जितने भी आंदोलन थे, जितने भी स्वाधीनता आंदोलन थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है, कम से कम 150 से 160 वर्ड में। कहां से कहां तक, आपका दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आए थे, जब हमारा देश आजाद हुआ तहां तक, ठीक है। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है, इसको तो आप थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। देखिए कि आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी को सबसे आदरणीय स्थान प्राप्त है। यह उनके आगमन का ही परिणाम था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला एक सही और सीधा मार्ग प्राप्त हुआ। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा शक्तिशाली, देखिए महात्मा गांधी हिंसा का एक जरा सा भी बल नहीं देते थे, ठीक है, मतलब मार काट पर गरम दल के नेता नहीं थे। इसका क्या मानना था कि हम शांतिपूर्वक सरकार को झुका सकते हैं। तो ये अपने जो अहिंसा और सत्याग्रह के ही द्वारा शक्तिशाली अंग्रेज साम्राज्य को से टक्कर लिया बच्चों, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किया गया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध उनका ऐसा पहला आंदोलन था जो अहिंसा के सिद्धांतों पर चलाया गया। यानी कि जो आपका सबसे पहले महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहां पे किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। जिस प्रकार से हमारे देश में ऊंच और नीच जाति का भेदभाव किया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, वहां पे ब्लैक और व्हाइट यानी कि आपका श्वेत और अश्वेत का भेदभाव था बच्चों। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। उसके बाद जो अहिंसा का सिद्धांत पर उन्होंने चलाया गया, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को भारतीयों और वहां की जो दक्षिण अफ्रीका के ये आपका काला नस्ल के लोग थे उसके समझ झुकने की बाध्य किया। उसके बाद देखिए जब 1917 ईस्वी में चंपारण के कृषकों को उन्होंने नील उत्पादक गोरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। देखिए जब क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 12 के इंग्लिश में एक चैप्टर है इंडिगो के में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक व्यक्ति रहता है, एक किसान रहता है, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या करता है, लखनऊ अधिवेशन में जाता है महात्मा गांधी के पास, और वो क्या बताता है कि अंग्रेज हमसे जबरन किस प्रकार से नील की खेती करवा रहे हैं। तो ये सुन करके मतलब पहले उसको कुछ दौड़ाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी पहुंचता है चंपारण, वहां पे क्या करता है, एक सत्याग्रह चलाता है, ठीक है। तो भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के कहां पे हुआ था, बिहार के चंपारण में ही हुआ था। यहां पे देखिए वही लिखा हुआ है कि चंपारण के कृषकों को उन्होंने नील उत्पादक गोरों के अत्याचार, गोरों का मतलब क्या हुआ, यहां पे अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मालिकों तथा श्रमिकों के मध्य उत्पन्न प्लेग बोनस के विवाद को हल करने में उन्होंने अपना योगदान किया। 1918 ईस्वी में खेड़ा की किसान के फसल खराब होने के कारण मुसीबत में भी वो गांधी जी साथ थे। गांधी जी ने उसकी मालगुजारी की समस्या का हल कराया। 1919 ईस्वी में
रोलेट एक्ट के लागू होने से गांधी जी को बड़ी ठेस पहुंची। देखिए रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था, 1919 में लागू किया गया था। और उन्होंने क्या किया, उसको ठेस पहुंचने पर और उन्हें शीघ्र ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया, 1920 में उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया। इस आंदोलन में धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित, कृषक, श्रमिक एवं माध्यमिक वर्ग के स्त्रियों, विद्यार्थियों ने सभी ने भाग लिया। परंतु हिंसक घटनाएं हो जाने के कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा और 1922 में क्या करते हैं, गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, 1931 में क्या होता है, गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किया, क्योंकि भारत सरकार स्वतंत्रता के प्रश्न पर उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाई हुई थी। उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान डांडी यात्रा और फिर नमक कानून को भंग किया। गांधी ने अपना अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, क्योंकि अब तक उन्हें स्पष्ट हो गया था कि अब अंग्रेज किसी न किसी प्रकार के भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखना चाहते हैं। भारत के लाखों नर नारियों के साथ गांधी जी के साथ हो गए। यह आंदोलन अद्यपि असफल रहा था, लेकिन जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है बच्चों, ये आपका असफल रहा था। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद गांधी जी ने चलाया। ठीक है, तो ये आपका असफल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से आपका सफल भी हुआ था। ठीक है, तो लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चरम सीमा थी। यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा उल्लेखित योगदानों का ही परिणाम है कि भारत आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आपका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से स्वतंत्रता तक आप लोग इसको लिख दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं देखें तो वीडियो को आप लोग अच्छा से समझिए बच्चों। इसी प्रकार अगर आप समझते हैं तो इस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पीडीएफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगाते हैं तो पीडीएफ का आपका पासवर्ड क्या रहेगा, PCM003 रहेगा। ठीक है, ये आपका पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी कि कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया था, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, कृष्णदेव राय, इसके जो शासन था बच्चों, वो ये आपका 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया था। कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ यहाँ पे कि कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। 1513 ईस्वी में उन्होंने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया तथा उनकी कन्या से विवाह किया। 1520 ईस्वी में उसने सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर को क्या करते हैं, जीत लेता है। उसके बाद उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में वो क्या करते हैं, विजय भवन का निर्माण कराते हैं। वह एक महान विद्वान तथा कला व विद्या का पोषक था। तेलुगु राजनीति पर उसने आमुक्तमाल्यम ग्रंथ लिखा। इस काल में तेलुगु साहित्य की उन्नति हुई। इसके काल में क्या हुआ, तेलुगु साहित्य का उन्नति हुआ। इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहता था। उसने स्वयं को आंध्र भोज कहा था। उन्होंने स्वयं को, जो कृष्णदेव राय है बच्चों, उन्होंने स्वयं को क्या कहा था, आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था, स्वयं को आंध्र भोज कहा था। और इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, यानी कि 8 तेलुगु के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल कवि रहते थे, पोइट रहते थे। ठीक है, वही आगे लिखा हुआ है कि जन कल्याण हेतु उन्होंने कृषि की उन्नति के लिए अनेक तालाब व नहर का निर्माण कराया। उसने विवाह पर कर लगता था। सोचिए, विजयनगर साम्राज्य में क्या लगता था, विवाह करिएगा तो आप पर टैक्स लगेगा। जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया, टैक्स को समाप्त किया। कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहित किया। अपनी माँ नगला देव के नाम पर नागलपुर नामक नगर में स्थापना की। कहा जाता है कि उसने विठल स्वामी मंदिर, हाजरा मंदिर, पंपा देवी मंदिर का भी निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने कराया था। कृष्णदेव राय कई महत्वपूर्ण मंदिरों में भव्य गोपुरम क्या होता है, पहला आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, गोपुरम को जोड़ा। उसने रायचूर के दबाव पर कब्जा किया, रायचूर के दबाव पर। ठीक है, रायचूर के दबाव पर किसका आपका चलता था, एक आपका चलता था बच्चों बहमनी साम्राज्य और आपका विजयनगर साम्राज्य के बीच क्या चलता था, झगड़ा चलता था। लगभग 200 साल ये झगड़ा चला था। ठीक है, वही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि पुर्तगाल के विदेशी यात्री एडवर्डो बारबोसोस और डिगमिनेगासो डिमनगोस पेइस कृष्णदेव राय के काल में ही विजयनगर आए। इन दोनों ने ही राजा कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व एवं चरित्र की प्रशंसा की। पेइस ने विजयनगर को रोम यानी कि इटली के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया था। तो ये आपका हो गया, ये जो उपलब्धि था बच्चों, ये आपका कृष्णदेव राय की उपलब्धि थी।
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें, यानी भक्ति आंदोलन का क्या क्या प्रभाव भारत में पड़ा था उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, मध्यकालीन भारत में कई धार्मिक विचारकों तथा सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति का साधन बना करके एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन के प्रेरणा ईश्वर की एकता यानी कि एकेश्वरवाद पर बल देती थी। इसका मानना क्या था कि ईश्वर एक है। वे कर्मकांड यानी कि जो आपका कोई मर जाता है बच्चों, तो जो कर्मकांड किया जाता है एवं आडंबर यानी कि अंधविश्वास के मिथ्य को मिथ्य बताते थे, मतलब अंधविश्वास बताते थे। ठीक है, इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया, साथ ही अस्पृश्यता का विरोध किया, मतलब छुआछूत का विरोध किया, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाए एवं पदों का सृजन किया। इससे प्राचीन भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। जनता में भाईचारे एवं सही संस्था की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य की कमी आई। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का पर प्रहार किया गया। हिंदुओं के आत्मबल में वृद्धि हुई। निम्न वर्ग को भी संबल मिला। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हो गया, मतलब जो संकीर्ण मानसिकता कह सकते, छुआछूत के जो भावना रखते थे ना, उसका भी भक्ति आंदोलन के कारण कुछ अंत हुआ था। लेकिन अभी भी हमारे देश में क्या है, छुआछूत की भावना है, ये है कि। उसके बाद देखिए और एवं उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। हिंदू मुस्लिमों की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। ये आपका भक्ति आंदोलन का प्रभाव था बच्चों। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें, यानी कि उसके जीवनी के बारे में लिखना है और उसके शिक्षा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में के आम्रकुंज में 563 ईसा पूर्व में यानी कि बीसी में हुआ था। उसके पिता सदशोधन साक्य कुल के क्षेत्रीय वंशी राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया की देहांत हो गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गया था। उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को पाल पोस करके यानी कि गौतम बुद्ध को पाल पोस करके बड़ा किया। गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात उन्हें देख करके कालदेव तथा ब्राह्मण कांडिया ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर महान सन्यासी। सन्यास के प्रति उनकी अभिरुचि को देखकर उनके पिता ने उनका विवाह कोलियस वंश की राजकुमारी भद्रा कन्याकुमारी अशोधरा के साथ संपन्न करा दिया। यानी कि वहाँ पे एक साधु था बच्चों, कह सकते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा, तो एक कह सकते हैं बड़ा राजा बनेगा। तो आगे चल के सन्यासी ही बन जाता है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि उनका विवाह उनके वैराग्य के प्रति रुचि पे संपन्न ना कर सका। निम्न 4 दृश्यों में उनकी वैराग्य के प्रति रुचि एवं अधिक बढ़ गया। देखिए वो क्या होते हैं, जो उनके सन्यासी के प्रति जो रुचि होती है बच्चों, ये 4 वो क्या करते हैं, अपने कह सकते हैं अपने महल से एक बार निकलते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या देखते हैं, देखिए वो देखते हैं कि एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, मतलब एक बूढ़ा को देखते हैं, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखते हैं। एक प्रसन्नचित्त मतलब बहुत ही खुशमिजाज सन्यासी को देखते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो सन्यासी बनने की ओर और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी अशोधरा एवं पुत्र राहुल को इस रोता छोड़, यहाँ पे रोता या तो सोता ही होगा, ठीक है, सोता छोड़ करके गृह त्याग कर दिया, मतलब रात में ही निकल गया। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश दिया। उसके बाद धर्मोपदेश को ही क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, धर्म उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यही आपका यहाँ पे यही होगा, यही धर्म उपदेश क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे यही लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, पहला कि संसार दुखमयी है, दूसरा कि दुख के कारण भी होते हैं, तीसरा कि इन दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए तृष्ण एवं विच्छेद आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग में चल करके दुखों से बचा जा सकता है।
उसके बाद देखिए इन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं चार आर्य सत्य के नाम से जानी जाती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस नाम से जानी जाती है? तो चार आर्य सत्य के नाम से जानी जाती है। दुख निरोध हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उपदेश दिया कि आप अष्टांगिक मार्ग पर सभी लोग चलिए, तभी आपके दुख दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब चलिए चलते हैं 19 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानचित्र से है बच्चों। देखिए क्या लिखा गया है कि भारत के रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 हड़प्पा कालीन स्थल को दर्शाइए। यानी कि हड़प्पा काल में जो 5 प्रमुख स्थल थे, आपका बहुत सारे प्रमुख स्थल थे, ठीक है, लगभग 10 से 15, तो उनमें से 5 को आपको मैप में दर्शाना है। आपका मैप वहां पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपको कौन कौन से हम यहाँ पे 5-6 आपका मैंने बना दिया है मैप, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये है आपका भारत का मैप। पहले जब हड़प्पा काल था उसमें भारत और पाकिस्तान आपका एक था। यही आपका 70-80 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा को दर्शाएंगे। देखिए ये आपका सिंधु नदी है, तो याद रखिएगा हड़प्पा आपका कहाँ पे है? ये आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के इधर बीचों बीच में यहाँ पे हड़प्पा दर्शा दीजिएगा। उसके बाद आपको दूसरा स्थान हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो प्रमुख है, तो मोहनजोदड़ो देखिए आपका यहाँ पे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मोहनजोदड़ो दर्शा दीजिएगा। उसके बाद एक है स्थान प्रमुख स्थल है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ को भी आप लोग दर्शा दीजिएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान का कोना कोनी साइडवा में ये है आपका, इतना दूर ही पाकिस्तान है, इसके बाद पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान के सीमा में आपका कहाँ है? मेहरगढ़ भी है। तो यहाँ मेहरगढ़ हो गया, मोहनजोदड़ो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुर्ज होम आपका यहाँ पे है। राखी गढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है बच्चों, तो राखी गढ़ी आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया लोथल एक आपका गुजरात में है, तो यहाँ पे आपका लोथल है, इसको दर्शा लीजिएगा। उसके बाद चंद्रहुदड़ो आपका गुजरात और पाकिस्तान दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे आप चंद्रहुदड़ो को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग वहाँ पे दर्शा दीजिएगा। इसको एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिए। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर का सोल्यूशन को मैंने आपको करवा दिया बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हिंदी इलेक्टिव के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। इंग्लिश कोर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर का सोल्यूशन अभी कुछ देर के बाद आपका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।